वो चिंतन का अर्थ थोड़ा रिपीट करो, चिंतन किसे बोलते हैं? थोड़ा लिखना भी है। चिंतन चिंतन उसमें चिंतन होगा। एक और है चिंतन वाला, चिंतन साक्षात्कार। हाँ यही ना। हाँ, तो जिसको अपन चिंतन कह रहे हैं उसी को अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार कह रहे हैं ना। तो चिंतन और साक्षात्कार एक ही वस्तु है। तो सामान्य समझ के लिए ऐसा है कि जिसका चित्रण नहीं होता है ना उसका चिंतन होता है। जैसे विश्वास है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, इसका कोई चित्र नहीं है, आकार नहीं है ना, इसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, है ना। वो शिष्टाचार मूलक और वो मूलक उसका चित्रण नहीं होगा। शिष्टाचार का चित्रण हो जाता है, स्थापित मूल्य का चित्रण नहीं होगा। स्थापित मूल्य का नहीं होता है, शिष्ट मूल्यों का हो जाता है ना। क्योंकि शिष्ट मूल्य गति में रहते हैं इसलिए उनका हो जाता है। जैसे विश्वास का जो शिष्ट मूल्य है वो सौजन्यता है ना। तो सौजन्यता सहयोगिता, सहभागिता, पूरकता में दिख जाती है ना। तो इस प्रकार से जो शिष्ट स्थापित मूल्य है वो चिंतन में रहते हैं, अनुभूति में रहते हैं, अनुभव में रहते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। और शिष्ट मूल्यों का चित्रण हो जाता है। तो वो चित्रण व्यवहार में होता है, व्यवहार में दिख जाता है। तो वैसे ही चिंतन जब व्यवहार में दिखता है उसको चित्रण कह रहे हैं। तो जिसको हम नियम, न्याय, धर्म, सत्य कह रहे हैं उसका चिंतन होता है। चिंतन होता है तो वो व्यवहार में चित्रण होता है। व्यवहार में चित्रण जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में रहता है, चिंतन में होता है। हाँ। तो चिंतन का सीधा चित्रण नहीं होता है, आचरण में, व्यवस्था में चित्रण होता है। आचरण में और व्यवस्था में चित्रण होता है। तो बाबा जी के अनुसार जो है कि जो ब्रह्म का जो पहचान होता है वो आचरण में ही होता है, आचरण है ना। क्योंकि वो क्रिया नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसमें ताप नहीं है, दाब नहीं है, ध्वनि नहीं है, है ना। उसमें कोई गति नहीं है, परिवर्तन नहीं है, परिमाण नहीं है ना। तो ऐसी कोई रियलिटी है तो वो रियलिटी को हम आचरण में ही देख सकते हैं। तो आचरण में वो कैसे दिखता है? तो नियमपूर्ण आचरण में, है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार में, धर्मपूर्ण विचार में। तो धर्मपूर्ण विचार में समाधान के रूप में, न्यायपूर्ण व्यवहार में न्याय के रूप में दिखता है ना। तो न्याय का आचरण उसमें दिखता है, न्याय को हम उसमें पहचान सकते हैं, है ना। सत्य का भी आचरण में, व्यवस्था में। इस प्रकार से जो ब्रह्म की उपस्थिति है उसका जो अस्तित्व है वो आचरण में ही दिखता है, व्यवस्था में ही दिखता है। जिसको अपन परमात्मा कह रहे हैं उसका अनुभूति स्वयं में होता है, लेकिन मानव परंपरा में कैसे दिखेगा, है ना। क्योंकि ब्रह्म केवल मेरे अंदर व्याप्त नहीं है ना, सबके अंदर है। तो यदि सबके अंदर है तो व्यक्त उसका चित्रण कैसे होगा? तो उसका चित्रण जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में होगा। उसमें भी आ गया। हाँ,
तो अखंडता ही जो है वो व्यापकता का लक्षण है। सार्वभौमता ही व्यापकता का लक्षण। सार्वभौमता का मतलब हर क्रिया में होना, उसको सार्वभौमता कहते हैं, है ना। जैसे क्रिया सब दसों नहीं, सभी क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, 22 बोला है वो। जीवन क्रिया, मानव क्रिया, सभी में। वो 122 तो केवल मानव के आचरण में है। जीवन में उनका स्वीकृति रहता है। 61 क्रियाओं का स्वीकृति जीवन में रहता है और अभिव्यक्ति में 61 होती है। इस प्रकार से 122 होती है ना। जैसे मान लीजिए न्याय जो है स्थिति में, अनुभव में रहता है, जीवन में स्वीकार रहता है, उसका गति जो है वो सौजन्यता है। तो सौजन्यता के रूप में वो हमको आचरण में दिखता है। इस प्रकार से हम दिखाते हैं। जैसे नियम को हम कैसे पहचानेंगे, तो नियम का स्वीकृति रहता है, नियंत्रण के रूप में वो आचरण में दिखता है। तो जैसे पृथ्वी नियंत्रित है, उससे पता लगता है कि पृथ्वी नियम से नियंत्रित है ना। जैसे पेड़ पौधे नियंत्रित हैं, तो पेड़ पौधे नियंत्रित हैं यानी नियम से नियंत्रित हैं। तो वहाँ जो नियम है, जिसको हम लोग बीजानुसंगी नियम कहते हैं, बीजानुसंगीयता को समझने जाते हैं तो उसके मूल में सहअस्तित्व ही नियम है ना। तो हर इकाई सहअस्तित्व पूर्वक जो है नियंत्रित रहती है, संतुलन में रहती है, निश्चित आचरण में रहती है। यही जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, उसके अस्तित्व को इंगित करता है ना, उसको दिखाता है। या ब्रह्म के अस्तित्व को जो है वो हम समझ पाते हैं, आचरण में देख पाते हैं। तदनुसार आचरण करते हैं तो मानव दुख से निवृत्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है ना। तो उसमें ज्ञान संपन्नता आ जाती है, न्याय संपन्नता आ जाती है, समाधान संपन्नता आ जाती है। इसी को कह रहे हैं सहअस्तित्व में आचरण है ना। सहअस्तित्व में आचरण कहें या जिसको अपन कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण कहें, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में आचरण कहें, है ना। इस प्रकार से आचरण स्पष्ट होता है। ठीक। तो ब्रह्म को पहचानने वाली जो जीवन में क्रिया है वो आत्मा है। आत्मा ही ब्रह्म को पहचान पाती, क्योंकि आत्मा सम और विषम के प्रभाव से मुक्त रहती है। तो जो स्वयं में क्रिया नहीं है, उसको पहचानने का काम जो है वो आत्मा ही करती है। आत्मा उसको पहचान पाती, इसी को अनुभव कह रहे हैं ना, अनुभव। तो अनुभव का मतलब है कि पूरा जो अस्तित्व है वो ब्रह्म से ओतप्रोत है। इसको जब आचरण में देखते हैं तो प्रेम के रूप में दिखता है ना। प्रेम को जब व्यवहार में देखते हैं तो पूरकता के रूप में दिखता है। यदि पूरी, जिसको कह रहे हैं चारों अवस्थाओं में जो पूरकता को देख पाते हैं, मानव में पूरकता को देख पाते हैं, व्यक्ति से लेके अंतरास तक, है ना, सब में पूरकता बनी रहती है। यही प्रेम का प्रमाण है। तो प्रेममयता ही है ना, सत्तामयता है। सत्तामयता ही है ना, प्रेमानुभूति ही ब्रह्मानुभूति है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभूति है ना। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानुभूति को, है ना, प्रमाणित कर सकते हैं, है ना, उसको पहचान सकते हैं, उसके अनुरूप जी सकते हैं, ऐसा। तो क्योंकि ब्रह्म वस्तु नहीं है वैसी कि जिसका चित्रण होता हो, आकार नहीं है, इसलिए उसका चिंतन होता है। चिंतन अनुमान पूर्वक ही होता है ना, बिना अनुमान के चिंतन नहीं होता। अनुमान जो है वो भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति के रूप में पूरा हो जाता है। हमको पहले कोई जैसे ईश्वर है ऐसा भासता है, ईश्वर है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुमान क्षमता अध्ययन पूर्वक, श्रवण पूर्वक, है ना, और तर्क पूर्वक हमको स्पष्ट होती है, तो आभास होने लगता है हमको ब्रह्म का, आत्मा का, जीवन का, है ना, न्याय का, धर्म का, सत्य का आभास होने लगता है।
फिर और अनुमान करते हैं तो हमको प्रतीति हो जाती है, जिसको चिंतन कह रहे हैं, चिंतन पूरा हो जाता है, उसी को साक्षात्कार कह रहे हैं, साक्षात्कार में आ जाती है। साक्षात उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, ऐसा समझिए। तदाकार हो जाते हैं यानी साक्षात्कार हो गया, तद्रूप हो गए यानी बोध हो गया, है ना, बोध हो गया, तद्रूप हो गए, अनुभव हो गया। अब हम वैसे ही न्यायमय हो गए, प्रेममय हो गए, धर्ममय हो गए, है ना, सत्यमय हो गए, समाधानमय हो गए। समाधान तो निरंतर समाधानित हो गए, ऐसा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ। हैप्पी। आगे आता है ना तत्साहित्य तदावलोकन। तदावलोकन का मतलब है न्याय में अवलोकन करना है, जिसको अपन मूल्यांकन की क्रिया कह रहे हैं, वो तदावलोकन है ना। ठीक है। ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जो अवलोकन क्रिया है उसको तदावलोकन कह रहे हैं। तदावलोकन में निरीक्षण परीक्षण, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा उसको। तो उसको तदावलोकन, आपने जो बोला ना, तो जांचना परखना जो है तदावलोकन है। जांचना परखना, तदावलोकन, तदावलोकन, तद में अवलोकन, तद यानी तदाकार, जागृति के का आकार, है ना, उसको तदाकार, तद्रूप, जागृति जैसा हो जाना, जागृतिमय हो जाना। तदावलोकन, जागृति में जांचना परखना, जांचना परखना जो है निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक, निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण, उसी में तदावलोकन, उसी को मूल्यांकन क्रिया भी करें। वो आपने बोला भास आभास और प्रतीति, तो जो तर्क की बात की, तर्क कैसे करें? तर्क ऐसे देखते हैं कि हमको जैसे मान लीजिए पृथ्वी में नियंत्रण दिखता है ना, पृथ्वी और सूर्य के साथ, कि सूर्य और पृथ्वी एक निश्चित अच्छी दूरी पे बने रहते हैं, है ना। इसी कल्पना को हम परमाणु में ले जाते हैं तो परमाणु में अंश निश्चित अच्छी दूरी पे बने रहते हैं। तो ये तर्क हो गया, हमने तर्क दे, इसको कहते हैं लॉजिक, है ना, लॉजिक लगा। जैसे परमाणु में एक निश्चित आचरण है, परमाणु में गठन का प्रवृत्ति है, ये हमने अध्ययन कर लिया। अब इसी को हम अणु में देखते हैं, रसायन में देखते हैं ना, इसी को प्राण कोशिकाओं में देखते हैं, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस हो गया है ना। तर्क पूर्वक हम आगे देख रहे हैं। तर्क दो प्रकार से ज़्यादा यूज़ होता है, एक को कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक और दूसरे को कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक, है ना। क्या पता? इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब है जैसे पूरा ब्रह्मांड है, उससे छोटा देखते हैं सोलर सिस्टम है, फिर उसमें पृथ्वी है, पृथ्वी में चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं में ज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था से और देखते हैं तो जीवावस्था है, प्राणावस्था है, पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था में अणु है, अणुओं में परमाणु है, परमाणु में अंश है। ये हम डिडक्शन विधि से, ये डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। इंडक्टिव लॉजिक में ऐसा है कि अंश है, उनसे गठन हुआ तो परमाणु बना, परमाणु परमाणु मिलके अणु बने, अणु अणु मिलके रसायन बना। अब ये बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड तक जो है हम उसको ले जाए, इसको कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। हाँ, इसका हिंदी शब्द देखना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक का हिंदी शब्द देखिए क्या है। हाँ, तो बाबा जी ने जो चैतन्य परमात्मा देखा, हाँ, तो वो कैसा? जैसे आप हो,
आप कैसे हो और जड़ परमाणु कैसा है? आप में आशा है, विचार है, इच्छा है, चिंतन है, मनन है ना। आप सोचते विचारते हैं, आप सम्मान न्याय से जीना चाहते हैं। परमाणु थोड़ी, जड़ परमाणु थोड़ी चाहता है। तो जो आपका होना है वही चैतन्य परमाणु है, आपका होना। ठीक है। मटेरियल है ऐसा नहीं, पदार्थ है। मटेरियल नहीं है, क्रिया है। जिसको अपन कह रहे हैं कि जो जीवन है उसमें भौतिक रासायनिक मटेरियल नहीं है ना। हम लोग पदार्थ का जो परिभाषा करते हैं और जिसको फिजिक्स में पदार्थ कह रहे हैं ना, मास कह रहे हैं, वो दोनों में अंतर है। बाबा जी परमाणु अंश को पदार्थ का पूर्व रूप कह रहे हैं, पूर्व रूप है। पदार्थ के रूप में वो पहचानने में तब आता है जब वो परमाणु के रूप में घटित हो जाता है। तो पदार्थ का परिभाषा है पद भेद से अर्थ भेद को व्यक्त करने वाली जो वास्तविकता है वो पदार्थ है। तो चैतन्य प्रकृति भी पदार्थ ही है दृष्टिकोण से देखें, लेकिन वो भौतिक रासायनिक पदार्थ नहीं है, चैतन्य पदार्थ है ना। तो चैतन्य पदार्थ होने के कारण उसमें एक अलग प्रकार का लक्षण है। उस लक्षण को हम लोग मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के रूप में पहचान रहे हैं। आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा के रूप में। आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा के साथ हैं हम, हमारा होना। हम अलग हैं, विचार अलग है, या हम विचार सहित हैं? आप अपने को कैसा बना पाते हैं विचार के साथ? यह विचार अलग चीज है और आप अलग कैसा पाते हैं? देखेंगे आप हो या नहीं हो, क्या स्वीकार होता है? आप हैं या नहीं है? हैं। अब ये जो हैं इसको अध्ययन करेंगे तो क्या दिखता है आपको अपने अंदर में? शरीर में नहीं कह रहा हूँ, आपके अपने अंदर में क्या दिखता है? शरीर तो विचार नहीं करता ना, विचार आप करते हो है ना। तो आपके अंदर विचार दिखता है। शरीर का हाथ में भी आशा नहीं होती, हाथ नहीं हो तो भी आशा रहती है, पैर कट जाए तो भी आशा रहती है ना। तो आशा शरीर के अंगों में नहीं रहती, आशा मुझ में रहती है ना। विचार मुझ में रहता है, इच्छा मुझ में रहती है। शरीर का कोई अंग अवयव इच्छा नहीं करता। शरीर अपने पोषण का संकेत देता है, वो जरूर है, लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होती है ना। इच्छा तो जीवन में स्वयं में होती है इच्छाएं। और समझता नहीं है, मतलब शरीर समझता नहीं है, मैं ही समझता हूँ। जिसको अपन समझना, मैं समझता हूँ, मैं ही सुखी होता, मैं दुखी होता। हाथ में दर्द हो सकता है लेकिन हाथ सुखी दुखी नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता। हाथ में कोई डिसऑर्डर होता है, उसका संकेत मुझ तक आता है, मैं तो सुखी दुखी होता। यदि वो संकेत बीच में से काट दें, जैसा डॉक्टर एनेस्थीसिया लगा के या कोई अन्य विधि से करते हैं, तो संकेत नहीं जाता जीवन में, है ना। तो जीवन अब संकेत नहीं आ रहा तो दुखी नहीं होता है ना, उसका पीड़ा पता नहीं लगता। तो पीड़ित होना, पहचानना, सुखी होना, दुखी होना, विचार करना, आशा करना, इच्छा करना, ये जहाँ हो रहा है वही मैं, उसी को हम मैं कह रहे। टेंशन आता है तो बॉडी में इफेक्ट आती है, प्रेशर भी बढ़ता है, नींद आराम करती है। तो उसमें क्या कैसे होता है? तो टेंशन किस में आता है? शरीर में आता है या जीवन में आता है? जीवन में आता है। सुखी दुखी आप ही होते हैं ना, विचार होता है, शरीर सुखी दुखी नहीं होता। शरीर में दर्द होता, लेकिन दर्द को स्वीकारता जीवन ही है। शरीर में कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे पेट में कोई डिसऑर्डर होता है ना, तो
डिसऑर्डर के संकेत जो है जीवन में जाते हैं तो जीवन उसको स्वीकारता है। डिसऑर्डर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पीड़ा होती, डिसऑर्डर कम होता है तो कम पीड़ा होती, लेकिन पीड़ा को स्वीकारता वो है। अब जैसे नींद का गोली दे देते हैं तो संकेत नहीं जाता, तो दर्द बना रहता, पता नहीं चलता, है ना। जैसे एनेस्थीसिया दे देते हैं तो दर्द रहता है लेकिन पता नहीं चलता, है ना। ज्ञानवाही तंत्र से जो संकेत जाता है उसको रोक देते हैं। अभी नई सर्जरी में ये भी आया है कि दर्द जहाँ से बहता है उस जगह को रोक देते हैं किसी विधि से, तो आगे दर्द नहीं जाता है, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है। अभी नई एक सिस्टम आई है, मतलब रिसर्च में पता लगा है कि जो सर्जरी करते हैं या डिलीवरी करते हैं तो उस समय जो पेन होता है तो वो पेन जिस तंत्र से बहता है ना, नाड़ी से बहता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं तो आगे दर्द नहीं जाता है, विस्तार नहीं बढ़ता है, वो एरिया में जो जिसको दुख है वहाँ ही रोक देते हैं। तो आप तक नहीं आता है, ब्रेन तक, ब्रेन से जीवन में नहीं आता है तो पता ही नहीं लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ एनेस्थीसिया दे दिया तो आप देख सकते हैं काटते पीटते, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। लोकल एनेस्थीसिया। एक होता फुल बॉडी एनेस्थीसिया, तो आपका पूरे बॉडी में एनेस्थीसिया दे दिया। अब आपका कुछ भी काटेंगे पीटेंगे करेंगे तो आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा, है ना। इतने सारे वो डाल देते हैं सब छेद करके, पता ही नहीं लगता, निकाल भी लेते हैं, डाल भी, टाके भी लगा देते। मीन्स परमाणु अंश तक क्लोज कर दिया, पूरा बॉडी का जो जीवन परमाणु है उससे ये पदार्थ अवस्था से बना हुआ है पृथ्वी बॉडी, जड़ तेज, उसको दिखाई दिया तो वहाँ ही शॉर्ट आउट कर दिया, सॉर्ट आउट कर दें। बढ़िया। मेडिकल साइंस में हम शायद ये कहीं पढ़ा था, वो कोई सेरोटोनिन के कोई तत्व है तो वो टेंशन आता है तो सीक्रेट होता है, इसके वजह से इसकी हाँ, मतलब जीवन के कारण से नसों में तनाव आता है ना। मतलब जैसे गुस्सा आता है तो आपके हाथ पैर में तनाव आता है ना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आँख में भी तनाव आता है तो आँख लाल हो जाती, कईयों की नाक भी लाल हो जाती गुस्से में, कान भी लाल हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा कोई गुस्सा करता है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उसमें स्ट्रेस आ रहा है जीवन से, है ना, जीवन का स्ट्रेस है। तो अब ये जो स्ट्रेस तो आ गया है तो अभी नींद की गोली दे दी, तो नींद की गोली दे दी तो जीवन में स्ट्रेस बना है वो शरीर में नहीं आ रहा, तो उतनी देर में शरीर रिलैक्स हो जाता है, मतलब कान सामान्य हो जाते हैं, आँखों का सामान्य हो जाता है, जो नसों में स्ट्रेस आया है वो स्ट्रेस सामान्य है। लेकिन गुस्सा ख़त्म नहीं होता है, फिर दूसरी बार गुस्सा करते, तीसरी बार करते, 25 बार करते, हर बार गोली लेते। गोली नहीं लेते तो जितना सहन कर सकते उतना सहन करते, ज़्यादा सहन नहीं होता, जैसे ज़्यादा गुस्सा करो तो हाँफने लगते, और ज़्यादा करो तो बेहोश हो जाते, चक्कर आ जाता है ना, क्योंकि बॉडी एक सीमा के बाद सहन नहीं करती क्रोध को, है ना। तो जो प्रबोधक है या जागृत पुरुष है, तो जो अणु परमाणु वो पूरा तृप्ति से सेक्रीफाइड हो गए। हाँ, यदि विचार में विरोध नहीं है तो विचार से शरीर में तनाव नहीं आता। यदि मन में आसक्ति नहीं है तो आसक्ति नहीं होने से शरीर पे प्रभाव नहीं आता। यदि इच्छाएं हमारी अच्छी हैं, शुभ की इच्छाएं, यदि हमारी इच्छा द्वेष की, लड़ाई की, है ना, शोषण करने की, अपराध करने की इच्छा है तो वो इच्छा हमारे ऊपर दबाव डालती शरीर पे, है ना। तो नींद की गोली दें तो थोड़ी देर इच्छा से ध्यान हट जाता है, लेकिन जागृति नहीं आती, इसलिए पुनः इच्छा होती। इसलिए नींद का गोली इलाज नहीं है। जितना भी दवा
एलिवेटर के नाम से या डोपामाइन तक दे रहे हैं, जिससे जो शरीर में संकेत आते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं पार्किंसन, है ना। पार्किंसन में शरीर हिलता रहता है, उंगली हिलती रहे, अंगूठा हिलता है, या ऐसे ऐसे ये भी हिलता है, ये सब पार्किंसन है। तो पार्किंसन में ब्रेन में एक डोपामाइन है, उससे क्या होता है कि वो संकेत नहीं आता तो हिलना बंद हो जाता है। तो जब तक उसका असर रहता है तब तक हिलना बंद हो जाता है। जैसे उसका असर खत्म होता है फिर हिलने लगता है, क्योंकि मशीन तो खराब हो ही गई है ना। अब ये डोपामाइन धीरे धीरे जो ब्रेन को खराब कर देता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है। तो पार्किंसन नहीं होगा लेकिन मेमोरी लॉस होगा। एक समय के बाद पार्किंसन तो नहीं होगा बॉडी में, लेकिन मेमोरी जीरो हो जाएगी। मेमोरी जीरो से मतलब है खाएगा पिएगा तो सही, लेकिन अपने पत्नी को ही नहीं पहचानेगा, बेटे बेटियों को नहीं पहचाने, मित्रों को ही नहीं पहचाने, नौकर को ही नहीं पहचाने, ये कौन है ऐसा। और खाना पीना, है ना, बाथरूम लेटरिन वो सब पहचाने, क्योंकि वो शरीर का क्रिया है। इसलिए तो जीवन ब्रेन तक संकेत ही नहीं जा रहा है। आँख से देख रहे हैं लेकिन संकेत नहीं जा रहा कौन है। अभी भी हम लोग भूल जाते हैं ना, किसी को देखते हैं तो लगता है हाँ कोई पहचाना, नाम क्या है, नाम भूल गए, है ना। सबसे ज़्यादा मेमोरी लॉस का पहचान होता है नाम भूलने से, यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए कोई नाम भूल जाए तो इरिटेट नहीं होना चाहिए, है ना। ये नेचुरल फिनोमेना है। तो कई लोग इंसल्टेड फील करते हैं, अरे आप हमारा नाम भूल गए। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। ओल्ड एज में जब ओल्ड एज वाले से मिलो तो पहले अपना नाम बता देना चाहिए। मैं सुरेंद्र पाठक हूँ, तो तुरंत वो कहेगा हम पहचानते हैं भाई ऐसा। ये बढ़िया बात है। हाँ, एक्चुअली क्या है, उनको भी लोड खत्म रहता है क्योंकि वो मन ही मन याद कर रहे होते हैं। हाँ, कौन है कौन है कौन है, टेंशन नहीं। हमारा नाम बताइए। हाँ, पहचाना अपने अननेसेसरी प्रेशर डालने से नाम से भी बड़ा इफेक्ट होती है। शायद हमारे पास पेशेंट आता है, हेलो रमेश भाई, हाँ कैसे हो, तो उसको हाँ हमारा नाम साहब को पहचान है, हाँ तो थोड़ा खुश में आता है, हाँ, लगता है कि हमारे से क्लोज में है। ठीक बात है, उसको अच्छा लगता है। हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है ना, लोग उसके नाम को पहचाने, इसलिए खुश हो जाता है। लेकिन यदि कोई नहीं पहचान रहा है तो दुख नहीं होना चाहिए मेरा ये, उसकी मदद करना चाहिए। अरे मैं सागर वाला सुरेंद्र पाठक हूँ, हाँ, ऐसा बोल तुरंत याद है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या दिक्कत। इसमें जो आपने लिखा है न्याय और धर्म, और कई बार ऐसा भी होता है, एक चीज़ याद आती है तो उसके साथ दूसरी भी याद आ जाती है ना। तो बाबा जी के ओल्ड एज के समय पे अम्बा दीदी ने कहा ये बाबा जी किसी को पहचान नहीं रहे। तो हमने कहा नहीं, वो पहचान रहे होंगे लेकिन उनका अभी ध्यान कहीं और हो गया है ना, प्रायोरिटी में नहीं है। तो जब अभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब प्रायोरिटी आती तो याद आ जाता है ना। तो बाबा जी को मैंने कहा, तो बाबा जी ने एक बार ऐसी आँख खोल के देखा, फिर आँख बंद कर दी, है ना। अल्लाह उनकी अभी प्रायोरिटी में नहीं है। अम्बा दीदी का देखो भैया पहचाना नहीं उन्होंने, है ना। तो फिर मैंने बाबा जी को फिर हिलाया थोड़ा सा, फिर उनने आँख खोला। मैंने कहा मैं सुरेंद्र पाठक हूँ भोपाल से। तो उन्होंने देखा, तुरंत कहा बिटिया कैसी है। तो सुनीता को बिटिया बोलते। हमने कहा बाबा ठीक है, फिर आँख बंद कर लिया। तो हमने कहा देखो दीदी पहचान लिया ना, हमको भी और बिटिया को भी पहचान। फिर जब बाबा थोड़ी देर में उठे तो और भी बातें की, वो सब बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैंने कहा नहीं दीदी अभी कुछ नहीं हुआ है, उनका प्रायोरिटी ख़त्म हो गया अभी ये सब, क्योंकि अभी शरीर जो है अपने को सिमट लेता है, जीवन अपने को दूसरी जगह पे चला जाता है।
ऐसे ही होता है जैसे जैसे कोई व्यापारी है, बहुत ज़्यादा डूब जाता धंधे में, तो कहाँ याद रहता उसको याद दिलाना पड़ता है, मैं फलाना हूँ। कई बार लोग कहते भी हैं, है ना, घर में याद दिलाती पत्नी, भैया आप घर में हो, अब आप दुकान में नहीं बैठे हो। ऐसा याद दिलाना पड़ता। जो बहुत ज़्यादा डूबे हुए लोग रहते हैं ना, हम भी ऐसे, हमारे साथ भी हुआ है। हम बहुत पढ़ते रहते हैं, लिखते, चिंतन करते रहते हैं, हमको यही पता नहीं रहता हम अहमदाबाद में बैठे कि दिल्ली में कि सागर में, कौन से ऐसा हो जाता है, डूबे रहते हैं। पराकाष्ठा चिंतन की बढ़ती जाएगी तो हाँ, तो वो ये लोग इससे प्रायोरिटी नहीं है ना। हम जैसे गाड़ी में बैठे रहते हैं, कई बार जैसे हमारे भैया रोज हमको 25 किलोमीटर लाते ले जाते हैं ना, तो शहर में भी घूमते रहते हैं, तो हमको कई बार पता ही नहीं रहता हम अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, सागर में हैं, रायपुर में हैं, कहाँ हैं। फिर कोई ऐसे आँख उठा के देखते हैं तब याद आता है अहमदाबाद है। ऐसे संबंध में आश्वस्त रहते हैं ना। अब हम इनके आश्रय में बैठे हैं, रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं। काय को मेमोरी में लूट डालने के क्या है ना। उतनी देर में कुछ अच्छा सोच लेंगे, अच्छी बात कर लेंगे, ऐसा रहता है। और भी होता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा क्या होता है, हम हमेशा सबसे अच्छी बात करते हैं, तो हम जिससे बात कर रहे थे पता ही नहीं रहता कौन है ना। सुनील भाई है कि सुरेश भाई है कि राजेश भाई है, पता नहीं रहता, बात वही चलती रहती है। तो जागृति में यही रहता है, जागृति को कम्युनिकेट करना। जो भी सुन रहा है उसका नाम जान के क्या करेंगे, उस तक हम जागृति को पहुंचा दें। और पीते और पिलाते उसमें सानिध्य रहता है आपका, सानिध्य रहता, और एक जैसा ही बोलना है सबको, सबको वही बोलना वही बोलना है ना। बराबर। तो ये भी याद नहीं रखना है कि इनको क्या बोला था, इनको क्या बोला था, नॉट नेसेसरी। वो याद ही रहता है कि हमने वो सूर्य की तरह आप प्रकाश देते ही रहते हैं, बस देना ही है। सही बात है, धन्यवाद। काय को याद रखें। यदि हमको इनको कुछ और बोलना, उनको कुछ और, इनको कुछ और, तो याद रखना सबको एक ही बात बोलना है, ऐसा तो याद नहीं रहती। वो मेमोरी आवश्यकता अनुसार होती है ना। जैसे मान लो मैं दिल्ली रहता हूँ, मुझे अहमदाबाद का कुछ भी याद नहीं रहता, लोग भी याद नहीं रहते, सड़कें भी याद नहीं रहती, घर भी याद नहीं रहते। आपको एक पृथ्वी हो गई। तो जैसे हम आते हैं स्टेशन में तो याद आने लगता है, ये रास्ता वो रास्ता। तो जैसे इनके साथ गाड़ी में चलते हैं तब याद आता है, अरे यहाँ वो रहते थे ना, वहाँ वो रहते थे, तब याद आता। तो याद करने का भी पर्पस नहीं रहता, तो वो भी याद नहीं रहता। जैसे कहीं जाना होता है तो याद आता है, वो वहाँ रहते हैं ना। अब हमको जाना नहीं कहीं, तो हमको याद भी नहीं आता कौन है मेमोरी में। इसका मतलब भूल गए, ऐसा नहीं, आपकी अवस्था है, प्राथमिकता नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। जैसे जब मोबाइल नहीं था ये वाला, तो मोबाइल के नंबर याद करना प्रायोरिटी थी, है ना, क्योंकि उस होते नहीं थे, वो वाला फ़ोन था, उसमें सेव नहीं होते थे नंबर, तो कम से कम 50, 60, 100 नंबर तक याद रहते थे ऐसा। फिर मोबाइल आ गया, अब किसी को याद नहीं रहता, अपने ही नंबर याद नहीं रहता, लिख के रखना पड़ता, लिख के रखना, हमारा ये नंबर है, भूल जाते हैं। क्योंकि किसी ने पूछा नंबर भेज दो, कॉपी पेस्ट किया, भेज दिया, है ना, शेयर कर दिया। कौन सा पढ़ के शेयर करते, तो अपने ही नंबर भूल जाते, ऐसा रहता, क्योंकि प्राथमिकता नहीं है। जैसे जो लोग राजनीति में रहते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है कि लोग पहचाने, तो उनको नाम ज़्यादा याद रहते हैं लोगों के,
क्योंकि उनको वोट लेना है, उनको उनसे मैत्री बताना है, हम तुमको पहचानते हैं बताना, तभी तो वो उसको अच्छा लगेगा तो वोट देगा। तो नेताओं को 500, 1000, 2000, 5000 नाम याद है। ऐसा है, ऐसे ही कोई बस रखे। ऐसे ही रहती है, लेकिन बाकी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इसको हाँ। चाचा जी जीवन से चलने का अभ्यास बोलेंगे क्या इसको? तो जीवन में मेमोरी का एक क्षमता होता है ना, क्या? मेमोरी का एक क्षमता होता है जीवन हाँ। में। जैसे मान लो मुझे किताबें याद रहती हैं, उस कंटेंट याद रहता है, कुछ कुछ ये भी याद आ जाता है फलानी किताब में इस जगह पे लिखा हुआ है ना। कई लोगों को पेज नंबर भी याद रहते हैं ना, सुनीता को पेज नंबर भी पता रहता है, बहुत सारे पेज नंबर याद रहते हैं, इस पे है ना, कर्म दर्शन के इस अध्याय के इस पेज नंबर। वो जो विवेकानंद का था वो किस टाइप का था? हैं? विवेकानंद जी ऐसे ही था, साधक। ऐसे ही था, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो विवेकानंद को किताबें याद रहती थी, लोगों के नाम याद नहीं रहते थे, नाम प्राथमिकता में नहीं। ज़्यादातर जो महात्मा लोग होते हैं ना, उनको याद नहीं रहता शिष्यों के नाम, क्योंकि उनकी प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं। उनकी प्राथमिकता अपना उपदेश रहता है, वो याद रहता है, वो बोलते रहते हैं ऐसा। मेमोरी पावर तो डिफरेंट होता है। हाँ, तो जब ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं तो उनको प्रणाम करके बताना पड़ता है, महाराज जी हम फलाने मिश्रा जी, है ना। तो फिर महाराज जी कहते अच्छा अच्छा, और मिश्रा जी कैसे हो? उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे ऐसा चलता है। ठीक है, तो मूल बात है कि हम जब समझ, जिसको हम समझ कहते हैं, यदि समझ हो जाती है, उसी का नाम है साक्षात्कार होना, यानी अनुमान पूरा हो गया, न्याय का अनुमान पूरा हो गया, धर्म का, सत्य का, मूल्यों का अनुमान पूरा हो गया, तो साक्षात्कार हो। हम जितना कल्पना कर सकते हैं ना, मैक्सिमम जितना हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे न्याय का हम जितना अनुमान लगा सकते हैं जहाँ जहाँ तक, वो अनुमान पूरा हो गया तो अवधारणा हो गई, जिसको कह रहे हैं अवधारणा पूरी हो गई। अवधारणा जीने में आ गई तो अवधारणा बोध हो गया, है ना, उसको कह रहे हैं वो बोध बुद्धि में होता है ना, अवधारणा बोध उसको कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें जो लिखा है न्याय परंपरा में तदारूप रुद्र साक्षात्कार शब्दों के तदाकार तद्रूप। दूसरा जैसे एक बच्चे का अपन नाम रखते हैं ना, नाम रखते हैं, कुछ दिनों के बाद वो नाम के साथ तदाकार हो जाता है, कुछ दिन तक भूल जाता है, जैसे बोलना शुरू करता है ना, तो कुछ समय तक उसको अपने ही नाम याद नहीं रहता, तो उसको बताते हैं तुम्हारा नाम ये, बार बार बोलते हैं ना। जैसे उसको बताते हैं ये तुम्हारे पिताजी हैं, नाना जी हैं, काका जी हैं, सब 25 बार बोलते, 50 बार बोलते हैं ना, फिर वो बोलने लगता है, तो उस नाम से, संबंध से तदाकार हो जाता है ना, अपना नाम बोलने लगा, अब वो अपने नाम से अपने होने को पहचानने लगे, ऐसा इसको तदाकार कहते हैं। जैसे बच्चे को जाति का पता नहीं रहता, कौन सी जाति का, एक आयु के बाद हम उसको बताने लगते हैं, हम पटेल हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, है ना, हमारा परिवार ब्राह्मण है, ऐसा 100-200 बार बोलते रहते हैं, तब उसको लगता है हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर, उसके साथ तदाकार हो जाता है। तो जीवन में तदाकार होने का प्रवृत्ति है ना जीवन में, तो वैसे ही वो जागृति से तदाकार हो जाता है, जागृति के साथ, है ना। तो तदाकार का प्रवृत्ति जीवन में रहता ही है, वो नाम से, धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, मत से, क्षेत्र से, भाषा से, है ना, अपने रूप से भी तदाकार रहता है। तो फोटो देखते ही तो बदल लेता है, ये मैं हूँ, ऐसा बोलता, जबकि वो तो फोटो है, फिर भी बोल देगा। हाँ, क्योंकि वो रूप से तदाकार। रूप से यदि किसी ने अपना आईने में चेहरा ही नहीं देखा है तो फोटो में कैसे पहचानेगा?
है ना, हाँ तो वो चेहरे को 100, 200, 500, 1000 बार देखा तो उसके साथ रूप से तदाकार हो जाता है। ऐसे वो तदाकार हो जाता है, रूप से, पद से, धन से तदाकार हो जाता है। मान लीजिए जिसके पास धन होता है तो वो धन से तदाकार हो जाता है, तो मानता है मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, है ना, उससे हो जाता है। हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से तदाकार रहते हैं, है ना, तदाकार रहते हैं तो गाड़ी को चोट लगती है तो हमको लगती है चोट, ऐसा हम उससे तदाकार रहते हैं। कोई आपकी गाड़ी में ऐसा खरोंच मार दे तो आप लगेगा जैसे आपके हाथ में मार दी खरोंच, ऐसा लगे, इतना ही पीड़ा होगा, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाथ की खरोंच तो ऐसे झड़ा के निकल जाती है, उसकी नहीं निकलती। 5 बार उतर के देखते हैं, घर में गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर देखते हैं कि कोई खरोंच बची है तो नहीं, है ना, तो उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति भी एक प्रकार से तदाकारता ही है ना, वहाँ तद नहीं है, आसक्ति है, यहाँ पे तद है और लगाव है, उससे जुड़ाव है, ऐसा है मानसिक। पायलट होता है ना, वो पूरे प्लेन के साथ सजाता है। हाँ, उसके साथ अनुमान लगता है कि किधर मोड़ना है, वो उसको पूरा लेंथ ब्रेड पता चलता है। सब ड्राइवर ऐसे ही होते, सारे ड्राइवर ऐसे ही होते। सारे ड्राइविंग जैसे हम शरीर से तदाकार, जीवन शरीर से तदाकार रहता है ना, तो जो भी शरीर का है उसके हिसाब से ही वो चलता है। यदि जीवन शरीर से तदाकार ना हो तो आप चल नहीं सकते, कैसे चलोगे? आप ऐसा हो जाता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या चाहिए? होना ही चाहिए, नहीं होने का कुछ है ही नहीं। क्रियाकलाप नहीं करा, जीवन क्रियाकलाप कैसे करेगा? तदाकार नहीं होगा। यदि मान लो नाम से तदाकार नहीं होंगे तो हम आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तो जो गलत के साथ हो जाता है उसको आसक्ति कहते हैं। जैसे हम जाति से तदाकार हो जाते हैं, वो आसक्ति है, वो हमको सीमित कर देता है। तो हम मानव के रूप में मानवीयता से तदाकार होते, तद यानी जागृति होती है ना, लेकिन जाति मानसिकता जागृति नहीं है, इसलिए उसको तदाकार नहीं कहेंगे, आसक्ति कहेंगे, भ्रम कहेंगे, अज्ञान कहेंगे, अभिमान कहेंगे, अस्मिता करेंगे, जातीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता, राष्ट्रीय, ये सब अहंकार के ही नाम हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम जब सहज तो उससे तदाकार हो जाते हैं पूरे अस्तित्व से, जो उसी का नाम जागृति। जी, जो हीर रांझा था, हीर और रांझा, वो तदाकार हो गए, हाँ। तद्रुप हो गए प्रेम में, तो प्रेम की पराकाष्ठा से नहीं, वो आसक्त हो गए, एक दूसरे आसक्त। निर्दोष भी प्रेम होता है ना, है, जैसे भाई बहन का निर्दोष प्रेम होता है, हाँ। तो वो जो लगनी वाला प्रेम है निर्दोष भी हो सकता है। निर्दोष प्रेम का मतलब सबके साथ प्रेम, अच्छा, है ना, सबके साथ प्रेम का मतलब है शरीर से कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, शरीर से कोई मतलब। जैसे माँ भी प्रेम करती, पिता भी करता है, बेटा बेटी भी करते हैं, पति पत्नी भी करते हैं, मित्र मित्र भी करते हैं, है ना, ये सब प्रेम है ना, सबके साथ होता है प्रेम, है ना। वो आसक्ति लेकिन वाला जो बोलेंगे तो- जो हीर रांझा वाला है वो सबके साथ नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। शरीर का अट्रैक्शन से शरीर वो संवेदना है, संवेद। उस संवेदना में भी ऐसा होता है। जैसे मान लो मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, तो आपको तकलीफ होती तो मुझे तकलीफ होती है, ऐसा, उसको संवेदना कहते हैं, उसी को संवेदनशील बोलते हैं। तो संज्ञानशीलता में नहीं आएगा। संज्ञानशीलता में संवेदना नियंत्रित रहती है, उसका प्रभाव नहीं होता। अच्छा, नियंत्रित। हम सबसे जुड़े भी रहते हैं, लेकिन सबकी तकलीफ से पीड़ित नहीं होते हैं। हम उनकी तकलीफ दूर करने में भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इसलिए जो संवेदनशील लोग हैं वो भी संज्ञानशील लोगों के
शरण में जाते हैं ना, हाँ क्योंकि संवेदना तकलीफ देती है। जैसे मैंने कहा मेरी तकलीफ बढ़ गई है ना, जब मुझे लगा कि सारा संसार ही के साथ मेरा संबंध है, तो अब सबका दुख मुझे लगने लगा है ना, तो उस अर्थ में हम चिंतन करने लगे, हाँ चिंतन सोचने लगे, तो हमारा वैचारिक परिमार्जन हुआ, परिष्कार हुआ है ना, समाधान दिखने लगा, दूर दूर तक समाधान को पहचान पाए है ना। यदि संवेदनशीलता ही नहीं होती तो नहीं पहचान पाते। इधर जो प्रेम का मूल्य बताया सार्वभौमिकता ही सार्वभौमिकता ऊपर ही बताया, और वो कोई वैसा नहीं है कि आंख बंद करें और हमारे उन अंदर प्रेम बरसने लगे, परमात्मा से प्रेम आ रहा है, मेरे अंदर उतर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि मान लो आप अपने बच्चे के साथ, मित्र के साथ, संसार के साथ, मोहल्ले के साथ प्रेम से नहीं जी पाते, और आप अपने कमरे में बैठ के सोचते हैं कि प्रेम उतर रहा है, मैं प्रेम का सागर आ रहा है, ये आ रहा है, तो प्रेम का क्या प्रमाण है? आ रहा है नहीं, जो आ रहा है, आया कि नहीं आया, उसका कोई प्रमाण नहीं, वो एक भ्रमित कल्पना है। वो प्यालोड़ होगा। संन्यासशीलता बोल सकते बस, अरे वो क्या उसके नीचे वाला क्या बोला, संन्यासशीलता कल्पना है, कल्पना। जैसे हम एक भूतपूर्व राजा से मिलने गए है ना, जो पहले 48 से पहले राजा थे, 47 से पहले। आज़ादी के बाद अब राजा नहीं बचे, तो लोग फिर भी राजा महाराजा बोलते ही हैं उनको, है ना। तो ओल्ड एज में जाके उनका कुछ मेमोरी गड़बड़ हो गया है ना, मेमोरी गड़बड़। तो जब हम मिलने गए तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे है ना। कैसे बात कर रहे थे? वो महाराजा हैं और नेहरू बैठा है, जिन्ना बैठा है, ये बैठा है, वैसा वो आदेश दे रहे हैं, जिन्ना तूने ठीक नहीं किया, नेहरू तुम ऐसा करके बात, तेरे को दंड दूंगा मैं, ऐसा। उनका सरक गया दिमाग, उनको लगा कि सारे उनके बैठे और वो महाराज है, तो वैसे ही बात कर रहे हैं। सिरोही के महाराजा की बात कर रहे हैं, सिरोही के जो महाराज हैं सही बात है। हमारे मित्र हैं, लेकिन अभी उनका मेमोरी लॉस हुआ। उम्मेद भाई बोले हमको मिलना है, हम चलो। तो हम लोग 3 लोग गए, 4 लोग गए हम। तो जब गए तो उनको याद नहीं था, तो मैंने उनको याद दिलाया कि हम फलाने फलाने हैं, तो उनको याद आ गया। लेकिन उनको याद आना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो तो कोई मिलने आ जाए ये बड़ी घटना थी। ऐसे आदमी के पास कौन जाता है। उनको लगा ये 3, 4, 5 लोग जो है बड़े आ गए, हमको सुनेंगे, है ना। वो बड़ी बात थी। हम 10 साल पहले मिले थे, वो क्या मिलते ही रहते हैं लोग, है ना। तो उन्होंने अच्छे से बिठाया, नौकरों को बुलाया, आदेश दिया, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बढ़िया नाश्ता वास्ता लग गया, चाय कॉफ़ी लग गई। बस थोड़ी देर के बाद वो सुनाने लगे, कश्मीर के राजा ने ये किया, ये किया। अचानक वो एक उस चेतना में चले गए, तो वो वैसा बोलने लगे कि नेहरू तूने ये गड़बड़ किया, जिन्ना तेने ये किया, तेरे को वो करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, ऐसा। हम लोग भूल ही गए। हो सकता हम में से कोई नेहरू दिख रहा हो, कोई जिन्ना। बाकी सब चल ही रहा है, चाय नाश्ता। फिर थोड़ी देर में जब वो सामान हुए, तब तक नाश्ता वास्ता ख़त्म हो गया था। सबकी उत्सुकता भी ख़त्म हो गई थी राजा से मिलने की। फिर वो बाहर आए तो फिर अपनी कारें दिखाते रहे, ये वो वाली कार है, ये वो वाली। उनके पास विंटेज कारें हैं 4-5, सब दिखाते रहे। तो ऐसा हो जाता। तो वो कल्पना है, इसको कल्पना करना। कल्पना का अतिरेक होता है तो आदमी ऐसा बन, जैसे शेख चिल्ली है ना। शेख चिल्ली का कहानी सुना ही होगा।
तो कल्पना का विचार जो है उसका अवस्था होता है जो तो मानव में कल्पनाशीलता यदि सही दिशा में जाती है तो उससे वो बोध होता है, उससे साक्षात्कार होता है। और अवस्था आ जाएगी। कल्पनाशीलता यदि भ्रम में जाती है ना, तो उससे और ज़्यादा भ्रम होता है, अज्ञान होता है, आसक्ति होती है ना, उसको भ्रमित कल्पना करें। जैसे स्वप्न भ्रमित कल्पना है ना, स्वप्न जो है वो भ्रमित कल्पना है। तो जब हम जागृति में कोई विचार करते हैं वो भ्रमित नहीं है ना, विचार भ्रमित हो सकता है लेकिन हम विचार करते हैं, हमारे नियंत्रण में रहता है। जब कल्पनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, जैसे वो महराज जी का बताया ना, अब उनकी कल्पना चल रही है, नियंत्रण में नहीं है, स्वप्न जैसी स्थिति है ना। उस स्वप्न में वो इस भारत के राजा हैं और बाकी सब उनके दरबारी हैं ऐसे। और रियलिटी में क्या है कि अभी तो आप कुछ नहीं, रियलिटी में मतलब आप एमएलए रहे थे लेकिन अब वो भी नहीं है। अभी तो आप एक ओल्ड एज में एक अपने घर में, वो भी महल, पुराना सा महल जो है जिसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, उसमें कई जगह जाले वाले लगे हैं, आपकी कारें सड़ गई हैं है ना, उसमें है ना जाले वाले लग गए हैं, धूल पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी वो मानसिकता में बैठा हुआ है, ये विंटेज कार है। मतलब उस समय बड़ी बात होती रही होगी जिस समय वो कार आई होगी। तो अभी भी आप मानते हो कि वो, अपन ये मानते हैं कि कबाड़ है ये, है ना, अपन ऐसे अपने लिए क्या है, कबाड़ है, लेकिन अभी वो कबाड़ का थोड़ा सा कीमत है इसलिए रखे। विंटेज कार महंगा बिक जाता ना अभी भी, पुराना कबाड़ वाला भी कार जो है, जैसे आपका मारुति कबाड़ में जाए तो 5,000 में नहीं बिके, विंटेज कार यदि कबाड़ में भी लेंगे तो 5 लाख में मिलेगी कम से कम, एंटीक पीस हो जाए। वो भी भ्रम ही है, एंटीक क्या होता है, कबाड़ ही रहता है। अब ना आपको चला सकते ना आप उसका कुछ उपयोग कर सकते। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो प्राकृतिक सौंदर्य में कल्पना बहुत करते थे, तो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और उसका जो दर्शन प्रकृति का जो कराया है वो जड़ प्रकृति का ही बोला जाए, प्रकृति का बोला जाए, जड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जड़ प्रकृति के साथ साथ उसमें पर्सोनिफिकेशन भी है ना। पर्सोनिफिकेशन जानते हैं? जो अंदर मतलब जो मानवीय भाव भी है ना उसमें। पेड़ों में तो भाव नहीं रहते, भाव मानव में रहते हैं। उन मानव के भावों को पेड़ों में देखना है, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ऐसे मैं एक निबंध लिखता हूँ, मैं जंगल हूँ, मैं नदी हूँ, मैं पहाड़ हूँ, ऐसा लिखता है, वो पर्सोनिफिकेशन है। क्या पर्सोनिफिकेशन, उसका गुजराती वैयक्तिकरण। मान लो हम लिखते हैं मैं कुर्सी हूँ, ऐसा हम लिखें, अच्छा, तो लिख सकते हैं ना, लिख मैं कुर्सी हूँ, बैठने के काम आती हूँ, है ना, मेरे 4 पैर हैं, और मैं जो थक जाते हैं उनके लिए मैं बैक भी हूँ, आपके हाथ रखने के लिए ये भी है। ऐसे करके हम कहानी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिखते हैं, है ना। जैसे मैं पेड़ हूँ, मैं पीपल का पेड़ हूँ, है ना, लोगों को छाया देता हूँ, है ना, पक्षियों को आश्रय देता हूँ, ऐसा हम करके लिख सकते। लिखते ही हैं लोग, लिखते। तो वैसे ही रविन्द्रनाथ जी की कविताओं में केवल प्रकृति का सौंदर्य पूरा जो कवि लोग हैं उसमें आदमी के भाव जो है उसमें डाल दिया। पेड़ों में तो भाव होता नहीं उस तरीके से, आदमी में ही होता। तो इसीलिए वो एक बगीचा में बैठे थे तो पूरा सौंदर्य देखते थे, उसका स्वभाव यही था। तो बहुत बड़ा बगीचा होगा, तो वहाँ 1-2 हाथी अंदर चले आए। तो जो हाथी थे वो झाड़ थे छोटे छोटे, अपने सूंड से निकालते थे और नुकसान करते थे। तो वो साहब को ऐसा, ये क्यों विनाश कर रहे हैं,
ऐसा बार बार सोचने लगे, तो तुरंत जो इफेक्ट थी वहाँ चली गई वो पशु पे, तो तुरंत वहाँ के छोड़ के उसके पास आने लगे। हाँ तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया, आप जो करते हैं वो अच्छा ही करता हूँ, तो शांत हो गया। हाँ, तो जो संकल्प का जो दोनों में चला, हमको पता नहीं रहता है। हाथी जो है कोई पेड़ों को नुकसान नहीं करते हैं। हमको पता नहीं रहता है कि वो जो कर रहे हैं उससे क्या होगा। जैसे मैंने एक बार मेथी बोई थी, मेथी जानते हैं ना, मेथी की भाजी। हाँ, मेथी की भाजी। तो गाय आ गई, तो गाय उसको खाने लगी, तो हम भगाने के लिए दौड़े। तो हमारे घर में एक और कोई थे जिनको खेती का पता था, तो उन्होंने कहा भैया खाने दो ना गाय को। तो हमने कहा ये सब खा जाएगी मेथी। कहने नहीं, गाय जितना खाती है ना वो ऊपर का हिस्सा खाती। तो अभी आप देखेंगे 6-8 दिन में जितना ऊपर आ रहा था उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो मदद कर रही है आपका, मतलब जितनी मेथी होती थी उससे 4 गुनी हो गई आपकी, क्योंकि वो ऊपर का खा जाती। तो उसमें और नए उसमें पी के आ जाते हैं, ज़्यादा पत्ता आ जाता। हम लोगों को पता नहीं रहता तो हम मानते हैं कि गाय खाती। ऊपर का जो काट दिया है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होने लगा। हाँ, हम जब बागवान होता है उसको पता है तो मैं इतना काट दो तो अच्छा फल होगा। और तो कुदरत ने ऐसा ऐसे ही होता है। जैसे आप पालक लगाइए आपने, अगर आप उसको तोड़ो नहीं तो नहीं आती है ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद नया नहीं है तो तोड़ते रहना पड़ता है। आप तोड़ोगे तो नए नए पत्ते आएंगे। हमारे घर पे तुलसी है, हाँ। तो तोड़ते रहते तो जल्दी बढ़ावा होता है। तो कितना तोड़ना कितना खाना ये भी जीवों को पता रहता है ना, कितना हम लोगों को नहीं पता रहता। तो उनमें जो क्रियाकलाप है वो सब भागीदारी के अर्थ में, पूरकता के अर्थ में रहता है, उपयोगिता के साथ रहता है ना, वो ही रहता है। अब पूरा ज्ञान होगा तो उसका वृद्धि क्या करना नहीं करना वो जागरूक में है तो होगा। और इधर आगे आपको कई ऐसे भी फल होते हैं, यदि वो कच्चे होते हैं तो आपको रोगी बना देंगे यदि आप उन खाएंगे। तो जब वो पकते हैं तभी खाना चाहिए उनको, नहीं तो वो नुकसान कर जाएंगे। सही बात है ना। और जैसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं, उनको आप कच्चे में खा ही नहीं सकते, ऐसा रहता। जब वो पक जाएंगे तभी खा, कन्वर्ट होता है उनमें वो पोषकता इकट्ठी ही नहीं हो पाती है। तो जब वो पक जाते हैं तब उनमें जो उसका रस बस गुण होता है वो सब उसमें उसी समय आता है। इतना संतुलन है। हाँ, सब बढ़िया है सब। कच्चा खट्टा लगता है, पक्का होता है मीठा लगता है, होता है। हाँ, कलर बदल जाता है, कलर बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, गुण बदल जाता है। हाँ, जो वैद्य लोग हैं तो वो जानते हैं, तो वो कहते हैं ये कच्चा खाना पड़ेगा, पका खाओगे तो नहीं होगा। कई में कहते हैं पका खाना पड़ेगा, ऐसा है। ज़्यादा पक्का होता है तो बिगड़ भी जाता है, खाने लायक नहीं। अब वो खाने के लायक नहीं, बिगड़ क्या जाता है वो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कैसे होता है? बिगड़ता कुछ नहीं है, वो वापस मट्टी बन जाता है, उसका उपयोग पूरा नहीं होता, मट्टी बन। जैसे पपीता सड़ गया है ना, सड़ गया तो क्या हो गया, मट्टी खाद बनेगा जाके। तो कुछ भी हमारे लिए बिगड़ गया है नहीं है, अस्तित्व में कुछ बिगड़ता नहीं, सब बढ़िया बढ़िया रहता है ना। आप उपयोगी नहीं कर रहे तो क्या करें, तो इसलिए चाय आप खड़े हो तो ये पूरा वाकई मेरा प्रश्न है। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं, फिर आपका प्रश्न। तो लिखा है कि अनुभव मूलक चिंतन अध्ययन मूलक विधि से साक्षात्कार है। तो ये एक सेंटेंस है, अनुभव मूलक चिंतन और अध्ययन मूलक विधि से साक्षात्कार है, ऐसा। तो अनुभव को लिखा है कि प्रमाणों को प्रमाणित करने की विधि, स्वीकृति, क्रिया ही चिंतन, जो अस्तित्व में होना रहना चिंतन, उसका चित्रण होना सहज। ठीक है, ये इसको कह रहे हैं अनुभव।
साक्षात्कार को लिखा है शब्द के अर्थ, शब्द के अर्थ में अस्तित्व में वस्तुओं का होना, यानी जो हम शब्द बोलते हैं यदि अस्तित्व में वस्तु दिखती है तो साक्षात्कार हो गया। जैसे आपने शक्कर को शब्द से पहचाना तो और वस्तु के रूप में नहीं पहचाना तो शक्कर समझ में नहीं आएगी। शक्कर को देख लिया, खा लिया, है ना, तो मतलब अब उसका स्वाद का साक्षात्कार हो गया, उसके रूप का साक्षात्कार हो गया, है ना। फिर हमको उसका प्रभाव पड़ा तो गुण का साक्षात्कार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अस्तित्व में वस्तुओं का होना, तदाकार तद्रूप विधि से साक्षात्कार होना, है ना। जब हम उसमें उसके अर्थ को समझ गए, वो तदाकार है, उस अर्थ के अनुसार हम जी लिए तो तद्रूप हो गए, उस विधि से साक्षात्कार। तद्रूप वस्तु जिस स्वरूप में होता है उस रूप में अनुभव होना। अनुभव होना मतलब जैसे कोई तद्रूप है, अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के अनुसार तद्रूप है, तो ये हमको समझ में आ जाना, उसको कह रहे हैं अनुभव का होना। जैसे न्याय परस्परता में तदाकार तद्रूप, मानव धर्म सुख रूप में तद्रूप होना ही बोध और साक्षात्कार है। यानी हम सुख से तद्रूप ही रहते हैं, उसकी निरंतरता बन गई तो उसको कह रहे हैं साक्षात्कार हो गए। उससे तद्रूप होना, तदाकार होना, तद्रूप होना, इसी को कह रहे हैं ये बोध और साक्षात्कार। फिर लिखा है एग्जाम्पल बोध का दो, बोध मानो। जैसे हमने न्याय का एक परिभाषा सुना, वो शब्द है, उस न्याय को हमने परिवार में देखा, संबंधों में देखा, है ना, और ठीक से पहचान गए, वो अब हमको उससे हम तदाकार हो गए, जो अर्थ था उससे तदाकार हो। अब उस न्याय में हम जी लिए, हम भी जी लिए, हम दूसरों को जीना भी सिखा पाए, तो हम तद्रूप हो गए, है ना, तद्रूप हो गए। इसी को कह रहे हैं कि ये बोध और साक्षात्कार। जैसे विश्वास का एक परिभाषा पढ़ा, विश्वास को हमने संबंधों में पहचान लिया, स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास, परिवार में विश्वास, परिवारों के बीच में विश्वास, इसको हमने सब जगह पहचान लिया है तो हम उससे तदाकार हो गए विश्वास के साथ। अब हमको उसमें कोई डाउट नहीं है विश्वास को लेकर, विश्वास क्या चीज़ है। अब हम विश्वासपूर्वक स्वयं में जी पाए, विश्वास के साथ हम संबंधों में जी पाए, परिवार में विश्वास के साथ जी पाए, है ना, तो हम विश्वास में तद्रूप हो गए। अब हमारा विश्वास स्वभाव बन गया, है ना, तो उसको कह रहे हैं वो हो गया है ना। अब हमको साक्षात्कार हो गया, बोध हो गया। तो इसमें तीसरा नहीं है, जो न्याय की बात बोला, धर्म की बात बोला, धर्म का भी, सत्य का भी, हाँ, तो सत्य का प्रेम का भी लिखा नहीं है, सत्य का है। जैसे न्याय धर्म लिया ना, एंड हाँ। फिर एस आता है ना, सत्य, तो हाँ। सत्य ऊपर कोई लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, पहले चार्टों में लिखा ही था। अच्छा, इसमें अनुभव के अर्थ में शब्दों का अर्थ रूपी वस्तुओं का तदाकार तद्रूप विधि से साक्षात्कार होना ही अनुभव के लिए आवश्यक है, और यही अध्ययन है। अध्ययन का मतलब भी स्पष्ट कर दिया है ना। तो आपने लिखा नहीं है तो सत्य के बारे में अभी हमको सुनाओ, हम सुने। जैसे न्याय की बारे में सुनाया, हाँ, धर्म के बारे में सुना, तो सत्य के बारे तो में। सत्य का मतलब है सह अस्तित्व। सत्य का मतलब है सह अस्तित्व। तो हमने सह अस्तित्व को परमाणु से लेके मानव जाति तक देख लिया है ना। मानव जाति तक सबका संबंध है, इसको हमने देख लिया, यही सत्य है। यही सत्य। तो पहले हमने उसको समाज में देखा, है ना, चारों अवस्थाओं में देखा, फिर हमने प्राण कोशिकाओं में देखा, फिर अणुओं रसायनों में देखा, फिर परमाणु में देखा। तो परमाणु में क्या देखा कि अंश सह अस्तित्व के साथ एक आचरण को व्यक्त करते, परमाणु सह अस्तित्व पूर्वक एक दूसरे आचरण को व्यक्त करते, है ना। अणु आपस में सह अस्तित्व पूर्वक तीसरे प्रकार का आचरण व्यक्त करते। रसायन सह अस्तित्व पूर्वक प्राण कोशिका के रूप में
है ना, एक नए आचरण को व्यक्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आचरण नया बनता जाता है, जिसको अपन कह रहे हैं। तो सहअस्तित्व पूर्वक ही आचरण का प्रकटन होता है, ये समझ में आता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी के रूप में आचरण बन जाता है ना। अब पानी ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, बराबर। लेकिन उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन समाया हुआ है, लेकिन आचरण नया आ गया, है ना। वे न्याय में परस्परता भी पैदा करते हैं। हाँ, तो परस्परता तो मानववाद के विषय समझ में आता है। अगर किस चीज़ में वो पैदा करते हैं, न्याय में के मूल्यों में पैदा करते हैं। न्याय का तो पूरा पहचान है, संबंध है। न्याय का मतलब संबंधों से तलाकर, संबंधों से तलाकर मतलब मूल्यों से तलाकर, है ना। मूल्यों से तलाकर का मतलब है कि सहअस्तित्व से तलाकर, क्योंकि सहअस्तित्व के बिना मूल्यों का प्रमाण नहीं है, सहअस्तित्व के बिना संबंध का प्रमाण नहीं। जैसे कोई कहता है कि हम सीमा तक संबंध को पहचानते हैं, यानी वो संबंध को नहीं पहचानते, क्योंकि संबंध सीमा में नहीं है ना। संबंध सर्व के साथ, अस्तित्व में कुछ भी सीमा में नहीं है। जैसे परमाणु कहे कि मैं अणु तक संबंध को पहचानता हूँ, तो फिर रसायनों में इनको संबंध पहचानने को समय भी संबंध, मानव शरीर तक परमाणु संबंध उसका निर्वाह भी करता है। तो परमाणु ये नहीं कर सकता है कि यहीं तक पहचाने, ये परमाणु नहीं कर सकता, उसमें ये क्षमता नहीं। आदमी में है, वो कहता मैं अपने परिवार तक पहचानूंगा बस। तो मानव का क्रिया केवल परिवार तक नहीं है ना, जैसे परमाणु का क्रिया केवल अणु तक नहीं है, रसायन तक नहीं है, प्राण कोशा तक नहीं है, वनस्पति संसार तक नहीं है। उसका मानव शरीर रचना और समृद्धिपूर्ण मेधस तक है, अनंत ग्रह और नक्षत्र तक है, वहाँ तक परमाणु का क्रिया है। वैसे ही जो मानव का क्रिया है वो व्यक्ति तक नहीं है, परिवार तक नहीं है, समुदाय तक नहीं है, पूरी मानव जाति तक है, और मानव जाति के साथ पूरे संसार के साथ है। कोई हठ धर्मिता बस, आसक्ति बस, भ्रम बस, अज्ञान बस अपने को सीमा में मान लेता है। मैं तो इस जाति का हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, है ना। मैं तो गोरा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो आर्य नस्ल का हूँ, है ना, वो तो द्रविड़ है, ऐसा हम लोग कुछ मान लेते। वो अधूरी पहचान है, अपनी स्वयं की पहचान, सीमित पहचान, संकीर्ण मनोवृत्ति, है ना। तो संकीर्णता कहीं ना कहीं दुखी देती है, संकीर्णता में मुक्ति नहीं है। नमस्ते, आइए आइए श्रवण भाई, इधर भी बैठ सकते। इधर शिक्षा लेने तो आपको ये भी शिक्षा बड़ी व्यवस्था प्राप्त करेंगे। आइए इधर आइए, ये खाली आओ, बड़े बैठो, आगे बैठना, सम्मान तो देना ही पड़ेगा। तो हम क्या हुआ कि श्रवण भाई, हम बाबा जी की डायरी पढ़ते हैं, तो मुझे एक 2008 की डायरी दिखी, और उसमें मैंने देखा बाबा जी ने 2008 में डायरी के हर पन्ने में चार्ट बनाए हुए, है ना। आपने भी शायद देखी होगी। और 2008 का मतलब है कि सब वांग्मय छप गए थे, है ना। संविधान भी छप गया था, संविधान तो लास्ट वांग्मय था, उसके बाद तो कोई आया नहीं नया। सब छप चुकी थी, है ना, क्योंकि संविधान लास्ट हमने ही उसको पढ़ा था ना, प्रूफ रीडिंग उसका हम नहीं किया था लास्ट, उसके बाद कोई किताब नहीं आई है।
और संवाद आए होंगे तो पता नहीं, संवाद बाद में आए, लेकिन संवाद भी वहाँ थे, सरदार बैठे, मुझे राकेश भाई ने सारे भेजे थे कैसे करें इसको, सीक्वेंसिंग कैसे करें उसको लेकर। तो मतलब वो भी बात पुरानी हो गई। तो बाबा जी ने ये चार्ट क्यों बनाए, तो मैंने इनको डिजिटल किया सारे चार्ट, लगभग 120 चार्ट अभी कर पाए, 240 बाबा जी। तो इसमें मैंने एक बात देखी कि हम लोग जो शिविर में या अध्ययन बिंदु में जो सूचना दे रहे हैं, वो सूचना एक सूचना में पूर्णता है, उसमें केवल ध्यान आकर्षण है, इसमें पूर्णता है, ऐसा हमको समझ में। तो जीवन के हो, चाहे आकांक्षा हो, आवश्यकता हो, सबको बाबा जी ने पूर्णता के अर्थ में, तो मुझे लगा कि आचरण पूर्णता के अर्थ में बाबा जी ने सारे चार्ट बनाए। आप देखेंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा। आपको वहाँ पे तो किताब के थे, वो मैंने बाबा जी की किताबों से वो चार्ट बनाए थे। तो उसमें भी हमने एक सावधानी रखी थी कि हम इसमें अपना कोई शब्द नहीं डालेंगे, तो वो कॉपी पेस्ट करके वीडियो का उपयोग करके एज इट इज चार्ट बनाए हैं ना। वो मेरे अपने अध्ययन के लिए थे, अपने समझने के लिए, लेकिन एक बार जब मैं 40-50 बना लिए तो मैं बाबा जी को दिखाने गया, तो बाबा जी ने उसमें कुछ करेक्शन किए। फिर बाबा जी ने हमसे कहा कि इसको इसमें डाल दो सोशल मीडिया में। उस समय सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था। हाँ, तो मैंने जब उसको डाला तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मना किया। जिन लोगों ने मना किया उनका हमने बड़ी मेहनत करके बाबा जी के दर्शन को सारे किया। आपके चार्ट से ही और तो ये मतलब मिली जुली जो रिस्पांस आया था, तो फिर भी ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार किया, तो सभी ने उसको पढ़ा। तो मैंने देखा कि उसकी व्यूअरशिप जो है एक एक चार्ट की 2-2, 3-3 हज़ार तक थी। तो मान लीजिए 4,000 लोगों ने हिट किया उसको, तो मान सकते 400 लोगों ने कम से कम ठीक से देखा हुआ है। तो वो बना। फिर बहुत सारे लोगों ने प्रिंट भी निकाले। जैसे अभी मैं आपको गया था तो दिल्ली के टीचर उन्होंने कहा कि हमको तो ये सारे चार्ट चाहिए, तो हमने दे दिए। तो उन लोगों ने 3 दिन बाद जो है किताबें लेके आ गए, जाकर जो किताब छापते हैं उनके यहाँ से छपवाते हैं, तो पूरी की पूरी किताब कम से कम 100 कॉपी लेके आ गए। सब लोगों ने एक कॉपी उसका तो फिर ये वाले चार्ट देखे तो मुझे लगा कि ये तो दूसरी बात है कि इन सब का जो ओरिएंटेशन है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। जो अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। यदि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था से सूत्रित नहीं हो रही है तात्विकता, तो तात्विकता का प्रयोजन नहीं समझ में आता। हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं, अस्तित्व का है ना। तो अध्ययन करने का मतलब है कि हम स्वत्व स्वतंत्रता स्वराज्य पूर्वक जीने की एक विकल्प को मानव जाति के सामने दे सकते हैं ना। तो उस अर्थ में ये सारे चार्ट हैं। तो उसका हमने एक सत्र यहाँ अहमदाबाद में सबके साथ शुरू किया। तो पिछला था ना, वो पिछला था जिसमें करीब 15-20 चार्ट जो है वो डिस्कस हो पाए। तो सबको अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया। CBMS ग्रुप चल रहा था और उसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी वगैरह आ रही थी, तब भी आपके बहुत सारे चार्ट्स आए। वो वाले चार्ट तो अलग थे। अच्छा। ये जो जैसे ब्लूम वाले जो चार्ट हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पे, उस पर तो एक पूरी किताब आ सकती है, क्योंकि मध्य दर्शन में जो टेक्सोनॉमी है ना,
तो बाबा जी ने दर्शन भाषा संविधान इस रूप में टैक्सोनॉमी बनाई है ना। तो जैसे ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में एक टैक्सोनॉमी है, जैसे 4 अवस्थाएं 4 पद, उसमें जो आचरण का पद, उसके रूप में एक टैक्सोनॉमी है ना। लेकिन उसके आधार पे टेक्स्ट बुक कैसे बनेंगी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है ना। तो जब हम कोई टेक्स्ट बुक बनाते हैं ना, हैं, वो बोलते थे साहित्य आप लोग लिखिएगा। हाँ, तो इसीलिए वो टैक्सोनॉमी यहाँ एक प्रोफेसर बिल्कुल जोशी हैं, वो बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने रिसर्च भी बहुत किया है सोशल साइंस के, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो मैंने उनको चार्ट दिखाया, तो कहने लगे तो बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत मतलब वहाँ से हमारी उनसे मैत्री हो गई, बहुत हमारे संबंध हो गए विद्युत भाई से। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुमने टैक्सोनॉमी पढ़ी है क्या? तो मैंने कहा नहीं पढ़ी है। ब्लूम का हमने नाम भी नहीं सुना था ब्लूम का। हमारा तो एरिया, हम एमटेक किया तो हमारा एरिया अलग था। तो उन्होंने कहा शिक्षा में काम करना है तो ब्लूम को पढ़ो। तो इस विधि से आप शिक्षा में नहीं ले जा पाओगे, ऐसा। तो फिर हमने ब्लूम का टैक्सोनॉमी पढ़ा पूरा, कम से कम 200 पेज पढ़े उस पर। फिर मैंने उसको बाबा जी की क्या टैक्सोनॉमी, वो मैंने बनाया, वो बाबा जी का नहीं है, लेकिन कंटेंट पूरा का पूरा बाबा जी का। जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जो हमने टैक्सोनॉमी के चार्ट बनाए हैं, बिल्कुल जैसे बाबा जी ने कहा वैसे ही है ना। वो आपने देखा 3 ही चार्ट हैं, एक वेवर है और एक साइको मोटर है, 3 ही चार्ट। तो विकल्प ही चलता है अभी तक। करना है पूरी दुनिया में कहीं भी तो ब्लूम को ही जाते हैं, ब्लूम ही चलता है। हमारे यहाँ कॉलेज में ब्लूम को सब जगह एक का जो क्लियर है कि ब्लूम की एजुकेशन में ब्लूम, स्कूल में वो उस तरीके से और कोई काम ही नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने क्या किया है कि ब्लूम ने जितना कहा था उसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो अभी उस टैक्सोनॉमी के आधार पर इस कंटेंट को हम टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो भी प्रयास हुए टेक्स्ट बुक में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी जो प्रयास, जैसे कोई हमने पहली से 8वीं तक की किताब बनाई, 12वीं तक बनाई, उसमें टैक्सोनॉमी नहीं होने से सिस्टम ही नहीं निकल रहा है, मतलब सीक्वेंसिंग नहीं निकल रही है, ऐसा एकेडमिक्स में चल रहा है। तो वो बाबा जी के मार्गदर्शन में बना, लेकिन वो स्कूल के कैरिकुलम कंटेंट के लिए नहीं बना था। वो तो था एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, चेतना विकास मूल्य शिक्षा का इंक्लूजन डालना है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन कंटेंट है वो एजुकेशन कंटेंट नहीं होता, तो उसमें इंक्लूजन होता है। जैसे भी हम लोग सिविल करते हैं ना, ये AICT में हमने जो किया वो इंक्लूसिव एजुकेशन। बाबा जी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं करते, पूर्णता की बात करते। तो पूर्णता कैरिकुलम में उसमें कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए ये जरूरी है। जैसे बाबा जी की मेथडोलॉजी से बाबा जी का टीचिंग मेथड क्या होगा, अभी इस पे भी बहुत सारा काम है। तो अभी जो प्रचलित मेथडोलॉजी उससे तो होगा नहीं, इस पे हमें एक किताब काम करना है और एडिटिंग चलना है। करोड़ रुपया देते हुए भी बातें बनती हैं। हाँ, तो इसमें
हम तो चार्ट ले रहे हैं, तो हम तो जो है, जो आप कह रहे हैं, हम तो मरे हुए ही थे, बाबा जी ने प्राण फूंक दिए। पहले तो ये मेरे जितना कोई होशियार नहीं है। दुष्यंत कुमार की कविता है ना, हाँ जो लोग मर चुके थे मौजूद है इस समय। हाँ। तो पहले तो हम लोग यही मानते थे, कमल जी जो कह रहे हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है ना। फिर जब पता लगा जब वो पहाड़ के नीचे है। चलो चाय पिए। तो कुछ थोड़ी सी बात बताइए।